नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वाराणसी में कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। थोड़ी देर में खेलो इंडिया के समापन समारोह में शामिल होंगे और मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। वाराणसी में G20 की तैयारियों पर भी बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनका ये 2 दिवसीय दौरा है और इन 2 दिनों में कई कार्यक्रम हैं जिसमें वो शामिल होंगे। खेलो इंडिया का समापन समारोह भी है जिसमें अब से कुछ देर में वो शिरकत करेंगे और उनके साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। तो वाराणसी में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और थोड़ी देर में खेलो इंडिया के समापन समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। तो 2 दिन का उनका दौरा है। वाराणसी में G20 की तैयारियों पर भी वो बैठक करेंगे और इन 2 दिनों में कई कार्यक्रम हैं जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा भी कुछ खास मेहमान यहां पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री यहां पे होंगे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के जो खास मेहमान हैं उसमें केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक का नाम भी शामिल है, वो भी यहां पहुंचेंगे और प्रदेश के खेल राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी यहां पर मौजूद रहेंगे। उनके अलावा अपर मुख्य सचिव खेल नवनीत सहगल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो विभाग के निदेशक आरपी सिंह भी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के गेस्ट में शामिल हैं और साई के डायरेक्टर जनरल संदीप प्रधान भी यहां पर मौजूद रहेंगे। तो गणेश वंदना के साथ शुरू होगा समारोह और लगभग 100 मिनट चलेगा समापन समारोह। 100 मिनट का एक कार्यक्रम है, भव्य समापन होगा। प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों का संबोधन भी यहां पे होगा और वाराणसी से संतोष ओझा हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। संतोष, कार्यक्रम को लेकर किस तरह की तैयारियां अभी चल रही हैं? कब तक मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं? देखिए, यदि मुख्यमंत्री की हालिया बात किया जाए तो ये अभी समीक्षा बैठक सर्किट हाउस में कर रहे हैं। ये समीक्षा बैठक सही मायने में G20 की तैयारियों से जुड़ा हुआ है। G20 का आयोजन जो अगले महीने होना है, इस आयोजन की तैयारियां और साथ ही साथ विकास कार्यों पे न केवल ये समीक्षा बैठक कर रहे हैं बल्कि इन चीजों का फिजिकल जांच भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से ये लगभग 7:30 बजे के आसपास BHU के IT के ग्राउंड में पहुंचेंगे जहां पे खेलो इंडिया का समापन होगा। समापन भव्य होना है, लिहाजा अलग अलग ढंग से तैयारियां की गई है। जहां तमाम द्वार शहर में बनाए गए, वहीं उस जगह को या ये कहा जाए कि खेल क्रीड़ा मैदान को अच्छी तरीके से सजाया गया है। अलग अलग लोगों की उपस्थिति होगी, खास करके खिलाड़ियों के लिए आमंत्रण अलग से जारी किया गया था। अलग सीटें उनके लिए लगाई गई है, बैठने के उत्तम प्रबंध किए गए हैं सिर्फ इसलिए ताकि विश्वविद्यालय से आए हुए जो भी खिलाड़ी हैं, खेल से रुचि रखने वाले लोग हैं, उनका न केवल स्वागत हो सके बल्कि वो आसानी से इस खेल से रूबरू हो सके, खेल भावना को समझ सके। दूसरी ओर यदि देखा जाए तो इसके बाद, इस कार्यक्रम के बाद लगभग जो 100 मिनट के आसपास का कार्यक्रम होगा, 2 घंटे के इस कार्यक्रम के बाद ये काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे और इसके बाद वापस सर्किट हाउस में आकर रात्रि विश्राम करेंगे। यानी इन 2 दिनों में इस कार्यक्रम के अलावा भी कुछ और कार्यक्रम हैं जहां मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और काशी कितनी तैयार है इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करने के लिए, क्योंकि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी यहां पे होंगे? देखिए, निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि तमाम मंत्री और राज्य के मंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, इस खेलो इंडिया कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा यदि देखा जाए, जैसा कि आपने कहा कि तैयारी क्या है, स्वाभाविक सी बातें हैं कि तैयारी पूरी अपनी चरम पे है, क्योंकि कुछ समापन था। इस समय पे एक फिल्म भी दिखाई जाएगी, एक डॉक्यूमेंट्री दिखाया जाएगा कि मशाल यात्रा किन किन जगहों से शुरू हुआ, किन किन तरह से आगे बढ़ा और उनका पड़ाव कहाँ और कैसा रहा। समझा जा सकता है कि इन सबों के पीछे का जो उद्देश्य सिर्फ एक है कि जो खेल भावना है, युवाओं में खेल भावनाओं को न केवल प्रोत्साहित किया जाए बल्कि उन्हें आगे आने का मौका दिया जाए, प्रतिभाओं की पहचान की जाए, प्रतिभाओं को मौका दिया जाए और यही नहीं, वो कुछ ऐसा करें ताकि देश का नाम भी रोशन हो सके। तो ठीक है, देखा जाए तो जी संतोष, आप नजर बनाए रखिएगा इस बैठक पे भी और इस कार्यक्रम पे भी। आपसे फिर जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।
तो वाराणसी में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहां वो पहुंच चुके हैं और कुछ देर में खेलो इंडिया का समापन समारोह होगा। करीब 100 मिनट का एक कार्यक्रम, उनके साथ अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। अभी वो एक समीक्षा बैठक कर रहे हैं G20 को लेकर वाराणसी में ही, और कुछ देर तक ये बैठक चलेगी जिसमें समीक्षा की जाएगी। उसके बाद जो खेलो इंडिया का कार्यक्रम है उसमें पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वहां भी एक भव्य कार्यक्रम है समापन का। करीब 2 घंटे तक वो कार्यक्रम चलेगा और उसको लेकर भी तैयारियां की गई हैं। तो वाराणसी में G20 की तैयारियों पर बैठक इस वक्त कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस बैठक के बाद वो रवाना होंगे कार्यक्रम स्थल के लिए जहां खेलो इंडिया का कार्यक्रम समापन समारोह, और वो भी भव्य तरीके से एक कार्यक्रम होगा। उसको लेकर भी तैयारियां लगभग पूरी हैं। तो सीएम योगी के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। उनके अलावा भी कुछ खास मेहमान इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाएंगे। तो 2 दिवसीय वाराणसी दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और इन 2 दिनों में कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। देखिए बैठक की तस्वीर है जहां पे इस वक्त कई आला अधिकारी यहां पे मौजूद हैं, प्रशासनिक अमला यहां पे मौजूद हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पे हैं और G20 की तैयारियों को लेकर यहां पे समीक्षा की जा रही है, बैठक की जा रही है, मंथन किया जा रहा है ताकि कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी कमी ना रहे, कहीं कोई लापरवाही ना हो। बैठक की ये तस्वीर है और अभी इसी से जुड़ी हुई जानकारी हमारे संवाददाता ने भी न्यूज़ वन इंडिया के दर्शकों तक पहुंचाई कि ये बैठक चल रही है और इसमें जाहिर है G20 को लेकर मंथन किया जा रहा है, समीक्षा की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है, किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो, इसको खुद मुख्यमंत्री देख रहे हैं क्योंकि एक बड़ा आयोजन है G20 का और उसको लेकर भी यहां पे ये बैठक जारी है जिसमें कई आला अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं, प्रशासनिक अमला यहां पे है और उनके साथ G20 को लेकर तैयारियों को मुख्यमंत्री जांचते हुए, समझते हुए, समीक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। खबर लखनऊ से है जहां 100 बसों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई है और सीएम आवास से सीएम योगी ने बसों को रवाना किया है। 93 नई राजधानी बसें हैं, 7 साधारण बसें रवाना की हैं और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी यहां मौजूद रहे, कई आला अधिकारी यहां पे मौजूद रहे। अब प्रत्येक जनपद से लोग सीधा दिल्ली जा सकेंगे, ये एक राहत भरी खबर है। और स्थापना दिवस पे यूपी एसआरटीसी की स्थापना दिवस पे बसें रवाना की गई हैं। कोरोना में पूरा देश एकजुट होकर लड़ा, मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया। कोरोना में लोगों को रोजगार की सुविधा दी, इस बात का भी जिक्र किया। और योगी सरकार ने कनेक्टिविटी पे बेहतर काम किया है, चाहे वो सड़क मार्ग हो, चाहे वो हवाई मार्ग हो, चाहे वो मेट्रो मार्ग हो, हाईवेज की बात हो, एक्सप्रेस के वे की बात हो, बसों के संचालन की बात हो, नई बसों की सुविधा देने की बात हो, कैसे कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाए, कैसे लोगों का जो आवागमन है उसको आसान बनाया जाए, कैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच पाएं, इसको लेकर कई कदम उठाए गए हैं और यहां भी बसों को रवाना किया गया। जाहिर है इन बसों के चलने से लोगों को काफी फायदा होगा। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बारे में अभी डॉक्यूमेंट्री आप सब ने देखी है कि 15 मई 1947 आज़ादी के कुछ ही महीने पहले उस समय के उत्तर प्रदेश में एक राजकीय परिवहन सेवा प्रारंभ हुई थी। लोगों की सुगम यात्रा और सुरक्षित यात्रा के लिए यही राजकीय परिवहन सेवा 1972 में 1 जून 1972 को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के रूप में आगे बढ़ी और देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सबसे बड़ी इकाई के रूप में कार्य करते हुए आज 50 वर्ष की अपनी एक शानदार यात्रा को आगे बढ़ाते हुए लगातार कार्य कर रही है। इस अवसर पर परिवहन निगम को मैं हृदय से बधाई देता हूं
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बारे में अभी डॉक्यूमेंट्री आप सबने देखी है कि 15 मई 1947 आजादी के कुछ ही महीने पहले उस समय के उत्तर प्रदेश में एक राजकीय परिवहन सेवा प्रारंभ हुई थी। लोगों की सुगम यात्रा और सुरक्षित यात्रा के लिए यही राजकीय परिवहन सेवा देश के कोने पर हुई एक दुखद दुर्घटना भी हम सबके सामने है। कल आप सबने देखा होगा उड़ीसा के बालासोर में कल सायंकाल बेंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी दुर्घटना के शिकार हुए हैं। इस भीषण दुर्घटना में अनेक यात्रियों की मृत्यु हुई है। यह संख्या 350 से ऊपर पहुंच सकती है। लगभग 900 के आसपास लोग घायल हैं। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उन सब के प्रति मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। जो लोग इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। यूपी में 5 और हवाई अड्डे जल्द शुरू होंगे और नेविगेशन और एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर एमओयू साइन हुआ है। यूपी सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच ये हस्ताक्षर हुए हैं। अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, श्रावस्ती और मीरपुर में नए हवाई अड्डे होंगे। मीरपुर में और यूपी सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच एमओयू हुआ है। इसमें अलीगढ़ है, आजमगढ़ है, चित्रकूट है, श्रावस्ती, यहां पे हवाई अड्डे होंगे। हवाई कनेक्टिविटी पर भी सरकार का खासा जोर रहा है। कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए आज 100 बसों को भी हरी झंडी दिखाई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो कनेक्टिविटी पर खासा फोकस सरकार का रहा है, चाहे वो सड़क मार्ग हो, चाहे वो हवाई मार्ग हो, चाहे वो मेट्रो मार्ग हो। और एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, 5 और एयरपोर्ट मिलने वाले उत्तर प्रदेश को, कनेक्टिविटी पे सरकार का खासा फोकस है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार उत्तर प्रदेश की एयर कनेक्टिविटी को बढ़ा रही है। वजह स्पष्ट है क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है और पहले जहां उत्तर प्रदेश में केवल 3 एयरपोर्ट हुआ करते थे, जिसमें से इंटरनेशनल एयरपोर्ट केवल राजधानी लखनऊ था। अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश सरकार 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रही है और सीधे तौर पर पूरे प्रदेश भर में 20 से ज्यादा एयरपोर्ट्स होंगे जिसमें 14 पर लगातार काम चल रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयास से 5 एयरपोर्ट को लेकर उत्तर प्रदेश एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ उत्तर प्रदेश सरकार का एमओयू हो चुका है और इस एमओयू के जरिए कहीं न कहीं अब तेजी के साथ इन एयरपोर्ट पर उड़ानें शुरू होंगी, जिसको लेकर काम लगातार जारी है, जिसमें अलीगढ़ जैसा एयरपोर्ट भी शामिल है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही प्रयास कर रही थी और कोशिश कर रही थी कि एयरपोर्ट पर जल्दी से जल्दी जो उड़ानें हैं वो शुरू हो, जिसमें अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मीरपुर और उसके अलावा श्रावस्ती एयरपोर्ट भी शामिल हैं, जिनको लेकर जो नेविगेशन और साथ ही साथ जो उड़ानों से संबंधित जरूरी जो सिस्टम होते हैं उनको लेकर हस्ताक्षर हो चुके हैं और जल्द ही इन एयरपोर्ट से भी उड़ानों की सुविधा शुरू हो जाएगी। बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी जानकारी के लिए। तो यूपी सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच ये हस्ताक्षर हुए हैं और एमओयू हुआ है और अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, श्रावस्ती और मीरपुर में नए हवाई अड्डे जल्द शुरू होंगे। और कानपुर दौरे पे हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। डिप्टी सीएम ने शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क का निरीक्षण किया और ब्रजेश पाठक ने पार्क में चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को भी जांचा है। विधायक सुरेंद्र मैथानी और डीएम विशाख जी से कार्यक्रम पे चर्चा की
शहर में और भी विकास कार्य कराने का आश्वासन दिया गया है। तो शहर में और भी विकास कार्य कराने का आश्वासन उन्होंने दिया है। तो कानपुर दौरे पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे और उन्होंने शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क का निरीक्षण किया। ब्रजेश पाठक ने पार्क में चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को भी जांचा और कहा कि गुणवत्ता के साथ किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, कोई समझौता नहीं होना चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखा जाए। तो कानपुर दौरे पे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक रहे और सूरज पांडे इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। सूरज, आज ब्रजेश पांडे कानपुर पहुंचे, क्या कुछ खास रहा? ब्रजेश पाठक, माफ कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज कानपुर शहर में 6 घंटे रहे, जहां पर उन्होंने सबसे पहले कानपुर के हाईलाइट अस्पताल में नई बिल्डिंग का निरीक्षण किया। तो साथ ही साथ जो जूनियर डॉक्टर है उन्होंने तीमारदारों से मारपीट की थी, उस घटना का भी संज्ञान लिया है। साथ ही दोषियों के ऊपर कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया है। जिसके बाद वो कानपुर के शास्त्री नगर में स्थित सेंट्रल पार्क, जो कि स्मार्ट पार्क बनाया जा रहा है, उसका निरीक्षण करने गोविंद नगर विधानसभा के विधायक सुरेंद्र मैथानी के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने निरीक्षण किया। साथ ही साथ पार्क को जल्द से जल्द डेवलप करने के निर्देश दिए हैं। उसके बाद आपको बता दें वो कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्रीय कार्यालय है, जहां उन्होंने उड़ीसा में हुए रेल हादसे में मृत हुए व्यक्तियों को की संवेदना व्यक्त की और शोक सभा रखी गई थी, वहां पर शामिल हुए और अपनी अपनी संवेदना व्यक्त की। साथ ही उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील भी की है कि जो रेल हादसा हुआ है उसमें सभी राजनीतिक दलों को अपनी संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सूरज जानकारी के लिए। और अगली खबर गोरखपुर से है, जहां माफिया राकेश यादव ने कोर्ट में सरेंडर किया है और गोरखपुर जिले के टॉप 10 यूपी के टॉप 61 बदमाशों में यह शामिल है। तो राकेश यादव पे हत्या के प्रयास, गैंगस्टर समेत 52 मुकदमे दर्ज हैं और राकेश यादव ने 90 के दशक में अपराध की दुनिया में कदम रखा था। मानीराम के तत्कालीन एमएलए ओम प्रकाश की हत्या का मुख्य आरोपी है राकेश और चुनावी जनसभा में बम मार के हत्या के मामले में यह मुख्य आरोपी बना था। हरेंद्र दुबे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। हरेंद्र, एक जिसपे हत्या के कई मुकदमे, एक माफिया, उसने सरेंडर यहां पे किया है, राकेश यादव इसका नाम। हरेंद्र, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हरेंद्र, यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार लगातार माफियाओं पे शिकंजा कस रही है और डर ऐसा कि एक माफिया जिसपे हत्या जैसे मुकदमे दर्ज हैं उसने सरेंडर किया है। देखिए, गोरखपुर में 77 अपराधियों की लिस्ट पुलिस ने जारी की थी। खासतौर से 77 में यह राकेश यादव भी इनामिया अपराधी था और फरार था। वो पुलिस के डर से और सरकार की जो कार्रवाई है उसकी हनक से ये अभी आज सरेंडर किया है। खासतौर से अब केवल विनोद उपाध्याय एक माफिया रह गए हैं, बाकी सभी सरेंडर करते नजर आ रहे हैं। तो खासतौर से पुलिस की जो कार्य प्रणाली है उस पर इस समय सभी जनता को नाज है कि पुलिस जिस तरह से कार्य कर रही है हमेशा इसी तरह से कार्य अगर करेगी तो अपराधियों के मंसूबे चकनाचूर होते नजर आएंगे। जिस तरह से आज अपराधी राकेश यादव ने कोर्ट में अपने आप को सरेंडर किया कि पुलिस ने पकड़ पाए, किसी तरह की पूछताछ न हो, लेकिन फिर भी पुलिस जो उनको रिमांड पर लेकर के और खुलासे करने की प्रयास में लगी हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हरेंद्र जानकारी के लिए। तो अब माफियाओं में खौफ ऐसा है कि अब वो खुद सरेंडर कर रहे हैं।